हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 26 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो 2024 में हुआ था। और अगर आप रेलवे का एग्जाम 2026 में देना चाहते हैं तो आप अगर उसमें मैथ में आपको दिक्कत आ रही है तो इन तरह के क्वेश्चंस को आप एग्जाम से पहले कर जरूर जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। सिर्फ डाटा चेंज होगा, अदरवाइज क्वेश्चंस आपको ऐसे ही देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और आप कमेंट करके ये बताएंगे कि आपका स्कोर कितना बन रहा है इस 20 क्वेश्चंस में। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दो क्रमिक छूटों को दर्शाता है जो 84 के एकल छूट के समतुल्य है। जब भी आपको कहीं क्रमिक लिखा हो इसका मतलब क्या होता है, लगातार छूट। और जब भी लगातार छूट यानी कि अगर हम सक्सेसिव का बात करते हैं तो एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दो अगर लगातार छूट दिया हो उसका सक्सेसिव चेंज जो होता है, परसेंटेज चेंज, वो होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। ये सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है, सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है। अब इसी को फॉर्मूला को आप रखेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। हालांकि ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, बाकी क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से इसको आसानी से उड़ा सकते हैं। तो आपको ऑप्शन एक एक ऑप्शन को चेक करना है कि किसका इफेक्टिव चेंज यानी कि लगातार प्रतिशत बदलाव जो है 84% के बराबर आता है। तो मैं पहला करके बताता हूँ, उसके बाद हम लोग मेंटली करेंगे। जैसे देखेंगे तो ए का वैल्यू अगर सक्सेसिव चेंज में लेते हैं तो ए का वैल्यू माइनस में लेते हैं क्योंकि छूट की बात कर रहा होता है, और बी का भी छूट है इसलिए माइनस रखते हैं। तो -30 इस वैल्यू में रख रहा हूँ मैं इसको फॉर्मूले में, -70 प्लस -30 गुना -70 बटा 100। जब यहाँ ध्यान से आप देखेंगे तो क्या होगा, -100 और ये +21, और ये घटेगा तो कितना आएगा 79% माइनस में। यानी माइनस साइन ये बताता है कि 79% का डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर ऐसे बैठ के हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे तो आपका टाइम काफी लग जाएगा। आप मेंटली करेंगे 20 प्लस 80 कितना हो जाएगा 100, और 100 में से 16 चला जाएगा तो कितना होगा 84। तो ये वाला ऑप्शन ही हमें करेक्ट नजर आ रहा है। बाकी इसको करेंगे 90 और 100 10, ये 90 और 10 100 हो जाएगा। 100 अब में से ये 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो ये इसका 91% आएगा। इसका कितना आएगा, 91% आएगा। और इसका बात करें तो 60 में से 60 और 40 100 में से 24 चला जाएगा तो ये 76% होगा। ये चीज आप मेंटली अगर करते हैं तो आप मान के चलिए आप औरों से बेहतर और कम टाइम में कर पाएंगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों वाली एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 99 है। यदि संख्या के अंक 5 से भिन्न है तो दो अंक वाली संख्या क्या हो सकती है। जब भी बोला कि संख्या को पलटने का तो आपके लिए ऑप्शन सबसे बेस्ट तरीका होता है। 27 को जैसे आप पलटेंगे तो ये 72 होगा, और 72 और 27 को जोड़ेंगे तो आपका 99 आएगा। तो ये ऑप्शन आपका हो सकता है। अगला ऑप्शन चेक करेंगे, 83 को 38 जोड़ेंगे तो ये 100 से ऊपर चला जाएगा, और 16 में से 61 जोड़ेंगे तो ये भी 99 के करीब नहीं आएगा, और 18 में से 81 जोड़ेंगे तो ये 99 आ सकता है। लेकिन एक बात और लाइन बोला गया है, अंक 5 से भिन्न है, यानी कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 5 है। तो इसमें देखेंगे तो इसमें 7 और 2 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जबकि यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या वाले छोटे गोले के रूप में ढाला जाता है, तो ऐसे कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि बड़ा गोला से जब छोटा गोला बनाया जाता है तो क्या सेम रहता है, वो रहता है सेम वॉल्यूम। यानी कि बड़े गोले से और जितने छोटे गोले बनेंगे उसके एक गोले का वॉल्यूम और इक्वल कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे देखेंगे, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, गोले का आयतन, क्या मेरे भाई, गोले का गोले का आयतन है कि वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या होता है, गोले का आयतन वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या होता है, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आर यहाँ पर क्या है, आर यहाँ पर रेडियस है। ठीक है मेरे भाई, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि बड़ा गोला का अगर रेडियस की बात, इसका आयतन क्या होगा बड़े गोले का। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर अटैक कर रहे हैं। ये 4/3
पाई, बड़ा वाला रेडियस का बड़े वाले को कैपिटल आर मान लेते हैं हम लोग, और छोटे वाले का क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। और मान लेते हैं एक गोला इतना, तो नंबर ऑफ गोले कितना हम n मान लेते हैं कि नंबर ऑफ गोला है। मैं चाहता तो डायरेक्ट मैं आंसर कर देता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये सारी चीजें लिखी है। तो आप जैसे ध्यान देंगे, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये 4/4 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, बच कितना जाएगा आर क्यूब। आर क्यूब का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू, तो आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है 12, ठीक है। तो 12 गुना 12 गुना 12 इज इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 2 इंटू एन, ठीक है। अब इससे 2 से ये 6 बार में चला जाएगा, इससे भी 6 बार में चला जाएगा, और इससे भी 6 बार में चला जाएगा, यानी वैल्यू कितना हो जाएगा 6 का क्यूब, यानी कि 216 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ आप अगर ध्यान दें तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, बाकी इसको अगर आप ऐसे डायरेक्ट याद रखना चाहते हैं तो n इक्वल टू ये कर लें कि ए आर का क्यूब, कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। अगर गोला दिया है, गोले से गोले बदलने हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो तरीका आप उसको याद रखेंगे, कितना चीजें याद रखेंगे, अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आप डायरेक्ट 12 का क्यूब होगा और उसको 2 के क्यूब से डिवाइड करेंगे, 216 आंसर आएगा। पेन तक उठाने की आवश्यकता नहीं है, पेन फ्री किया जा सकता है, ठीक है मेरे भाई। कांस्टेंट टर्म कट जा रहा होता है। अगला कहता है कि साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से धनराशि कितने समय में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। जब भी इस तरह का बात बोले तो आपको कुछ नहीं, बस एक बात याद रखना है कि रेट को यानी कि दर को हम लोग टाइम से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का ब्याज प्रतिशत आता है। क्या मैंने बोला, ब्याज प्रतिशत जो होता है, ब्याज यानी कि इंटरेस्ट परसेंट जो होता है वो आर इंटू टी के बराबर होता है, आर इंटू टी के बराबर होता है। अगर ये बात आप याद रखते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को आप 2-3 सेकंड में कर सकते हैं। कैसे, आर क्या दिया हुआ है आपको, 10 दिया हुआ है, आर क्या दिया हुआ है मेरे भाई, आर आपको 10 दिया है, और टी आपसे पूछा है। अगर अमाउंट दोगुनी हो जा रही है, मैं अमाउंट को 100 मानता हूँ तो 100 से कितना हो रहा होगा 200, तो इंटरेस्ट कितना हो रहा होगा 100% इंटरेस्ट हो रहा होगा। यहाँ का परसेंटेज कट जाएगा, जिसके कारण इसका वैल्यू कितना आएगा 10 ईयर्स आपका करेक्ट आंसर होगा। तो कौन सा होगा 12 वर्ष, आपका सी दिख रहा है, और सी विल बी योर राइट आंसर। अगर क्वेश्चन का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आप लोग जरूर कर लेंगे, ठीक है। 1 से 70 तक की सभी की संख्याओं में से कितने प्रतिशत संख्याओं के इकाई अंक या तो 1 है या तो 7 है। आपसे पूछा 1 से 70 तक ऐसे कितने अंक हैं, तो उसका परसेंटेज पूछा है। तो आपको पता है कि 1 से लेकर पहले नंबर पहला 1 होगा, फिर 11 वाला होगा, फिर 21 वाला होगा, और फिर 31 वाला होगा, फिर 41 वाला होगा, और फिर 51 वाला होगा, फिर 61 वाला होगा। यहाँ ध्यान देंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये वाले में 1 बढ़ जाएगा, यानी कि 7 डिजिट 7 ऐसा होगा। और जब 7 की बात करें, ये वाले 7 की, तो उसी तरीके से 7 ऐसा और भी नंबर होगा, जैसे कि 7, 17, 27। तो आप ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो ये भी 7 ही नंबर आएगा। टोटल नंबर कितना हो जाएगा, तो टोटल नंबर 14 आ जाएगा, ठीक है। आपको पूछा है कि 1 से 70 तक में 14 नंबर जो आया है इसका परसेंटेज क्या है, तो परसेंटेज भी निकालते हैं आप। तो जो आपको चाहिए कितना चाहिए 14 चाहिए, और टोटल कितना है 70। इसको परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। 0 से 0 चला जाएगा, 7 7 दूनी 14, यानी कि 20% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 20% कौन सा ऑप्शन है, सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन रेलवे ने पिछले साल पूछे हैं, तो कुछ क्वेश्चन आसान में पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसको कई सारे तरीके से किया जा सकता है, बेसिक तरीका, थोड़ा सा एडवांस तरीका, ऑप्शन से कि 3-2 का रेशियो कौन सा दिख रहा है, 3-2 का रेशियो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या 3-3-9 3-6 3, और ये 2 दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। तो आपको ऑप्शन से करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट मैं जो तरीका बता रहा हूँ आप उसको मेंटली कर सकते हैं। पहले तो आप बेसिक समझें कि क्या होता है, बी, ये दिया हुआ ए और बी का रेशियो, और फिर बी के सामने बी लिखें और सी के सामने सी लिखें। पहले इसको आप मेंटली दिमाग में सेट करें कि ये किस तरीके से होता है। ए के साथ ये आएगा तो ए बी होगा, और फिर बी के साथ आएगा तो बी इंटू बी, और फिर ये इसके साथ आएगा तो ए बी सी, ठीक है। यानी कि हमें ये पता चल गया कि पहला वाला टर्म बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो पहला हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, हमको लिखने तक की आवश्यकता नहीं, हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। 6 होगा, फिर ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 से 3 मल्टीप्लाई का होगा तो क्या होगा
ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर कर पाएंगे। उसके बाद क्या होता है, बी को बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6, और फिर ये इसको सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4। 9 6 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको पेन तक उठाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं या टिक कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें आपको मेंटली करनी होगी, ठीक है, तब आप अच्छे क्वेश्चन के लिए टाइम बचा पाएंगे एग्जाम में, जो वाकई कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि एक पेड़ टूटकर जमीन पर गिर जाता है और इस प्रकार उसका भाग अभी भी आंशिक रूप से तने से जुड़ा हुआ है। यह किस ऊंचाई से टूटा था? आपसे पूछा यह किस ऊंचाई से टूटा था, ऊंचाई आपसे पूछा गया है। यदि पेड़ की मूल ऊंचाई 24 थी और यह जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। मैं आपको समझाता हूँ बेसिक बात, आसान क्वेश्चन है। ये क्या है ना कि मान के चलते हैं ये एक पेड़ था, ठीक है, और ये जमीन पर ऐसे खड़ा था। जब आंधी आई तो ये पेड़ इस जमीन था इसको टच करने लगा। अब बोला जब ये जमीन पर टच करने लगा, ये जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट था मेरे भाई, ये वाला जो पार्ट था, अब ये वाला पार्ट ये हो गया है और ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपको मैंने कल बताया था, अगर पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, कि जब भी 30 60 और 90 का एंगल बनता है, यानी कि यहाँ पे अगर 30 डिग्री का एंगल बन रहा हो, यहाँ 60 का एंगल बन रहा हो, तो यहाँ 90 का बनता है, तो इसके बीच में साइड का एक रेशियो होता है। 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है और इसके सामने 2 होता है। अब वही चीज आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये वाले ट्रायंगल में हम बात करें तो यहाँ पर 1 यूनिट होगा, यहाँ पर 2 यूनिट होगा और यहाँ पर √3 यूनिट होगा। तो आपको पता है कि ये वाला जो टर्म है, यही तो पेड़ की टोटल ऊंचाई रहा होगा। तो 2 और 1 3, 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है मेरे भाई, आपको 24 दिया है। तो ये इसका कितना गुना है, 8 गुना है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है किस ऊंचाई तक पेड़ टूटा था, तो आपसे 1 का वैल्यू पूछा है। तो 3 का वैल्यू 24, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, इसका 8 गुना होगा, तो 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बोला गया कि प्रेक्षण 39 49 59 60 70 80 90 93 और 90 का समांतर माध्य क्या है? जब भी आपको समांतर माध्य यानी कि आपसे अरिथमेटिक मीन पूछा जाए, तो आपको होता है, क्या करते हैं, समांतर माध्य या माध्य से पूछे समांतर माध्य, तो क्या होगा, ये होता है कुल योग। तो योग लिखेंगे टोटल सम बट्टा संख्या। टोटल संख्या है कितनी, आप इसको आप जोड़ते कैसे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। मैं पहले दहाई को अंक जोड़ना प्रेफर करता हूँ। 4 3 7 5 12 6 18 7 25 और 8 33 33 और 9 33 और 9 कितना हो गया, 33 और 9 42 42 9 91 9 60, यानी कि 600 600 3 9 3 27 3 30 630 ऊपर में आएगा। और टोटल संख्या है कितना, आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 7 63 70 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने दहाई के अंक को जोड़ा और एक जीरो बढ़ा लिया। 60 आया तो मैंने 600 किया और फिर मैंने जोड़ लिया, तो एक बार में हमारा आ गया। आप इकाई करके भी जोड़ सकते हैं, जोड़ने का अपना अपना तरीका है। अब बोला कि ए को बी से 20% लाभ पर साइकिल बेचता है, ए बी को 20% लाभ पर साइकिल बेचता है, बी सी को 25% लाभ पर साइकिल बेचता है और ये सी 1500 रुपए का भुगतान करता है। ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया होगा? अब मान लो एक ए भाई साहब है, एक बी भाई साहब है और एक सी भाई साहब है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ए बी को, ये नहीं कि ये 100 रुपए में कोई चीज खरीद के ले आ रहा है, तो बी को 120 में बेच दे रहा है और बी सी को कितने में बेच रहा है, 125%, यानी कि 120 का 25%, यानी कि 125%, 5/4 भी लिख सकते हैं या 0 0 काट भी सकते हैं, किसी तरीके से आप कर सकते हैं। 5/4 इसका वैल्यू कितना दिया है, इसका वैल्यू दिया है आपको 1500, ठीक है। तो आपसे पूछा है 100 का वैल्यू कितना होगा, यानी कि आपसे पूछा ए ने कितने रुपए में भुगतान किया था, तो ए ने इसके लिए कितना, ए ने कि ए कितने रुपए में इसको खरीद के लाया था, इसका वैल्यू आपसे पूछा है। तो आप जैसे करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 5 से 5 से 15 300 और ये 1200 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से देखेंगे, ये इस साइड से ये 1200 आ जाएगा और 120 से कटेगा तो 10 आ जाएगा, यानी कि इसको अगर 10 बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर ऐसे आएगा। तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आपका राइट आंसर होगा।
कैलकुलेशन आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हुई होगी। मैं क्या करता हूँ, इस साइड का ऊपर से ऊपर काट सकता हूँ, तो 5 से 5 या 15 300, और यहाँ से जब देखेंगे आप, ये 4 इस साइड आएगा, डिवाइड में इस साइड आएगा, तो कितने होगा मल्टीप्लाई में 1200। 120 का कितना टाइम से 1200, तो 10 गुना हो रहा है, तो इसका भी 10 गुना, नहीं 100 का 10 गुना, यानी कि 1000 आपका राइट आंसर होगा। मेंटली करेंगे आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर चला गया है, आप लोगों को दिख रहा है क्या? ये इसका क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है क्या कि दिए गए आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आलेख में एक कारखाने में एक सप्ताह में 6 दिनों में टीवी के दैनिक उत्पादन को दर्शाया गया है। सोमवार मंगलवार की कितनी इकाइयां टीवी सेट का उत्पादन किया गया था। बाकी आपको देखना है, सोमवार को 200 दिया गया है और मंगलवार को 300 दिया गया है, तो टोटल 500 यही पूछा है कितना उत्पादन किया गया था। तो 500 बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक कार 275 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो 250 किलोमीटर तय करने में से कुल कितना समय लगेगा। आपको बोला उसकी चाल 5 कम कर दी गई, यानी कि आपको पहले चाल पता तो हो। तो स्पीड कैसे निकालते हैं हम लोग, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 275, और इसको कितने दिनों में, 5 घंटे में तय करती है। तो यहाँ से आप स्पीड निकालेंगे कितना, 25 और 25, यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटा उसका पहले स्पीड था, ठीक है। 55 किलोमीटर प्रति घंटा पहले उसका स्पीड था। अब बोला 5 कम कर दिया, यानी कि अब कितना स्पीड रहा होगा, 50 रहा होगा। पूछता है 250 किलोमीटर की दूरी कितना समय में, तो टी निकालना हो तो क्या होगा, डी बटा एस। ये इस साइड आएगा, ये इस साइड आएगा। बाकी ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली क्वेश्चन है। 250 और किससे करना है, 5 कम हो गया तो 55 से 5 कम हो गया तो टाइम निकालेंगे, 5 बार चला जाएगा, तो 5 घंटा आपका करेक्ट आंसर, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि एक समबाहुभुज में 20 विकर्ण है तो इस बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी है। जब भी आपको नंबर ऑफ डायगोनल निकालना हो, कभी भी नंबर ऑफ डायगोनल यानी विकर्ण की संख्या, विकर्ण यानी कि डायगोनल की संख्या अगर आपसे निकालना हो कि संख्या क्या, फॉर्मूला क्या होता है संख्या, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3, यह फॉर्मूला का होता है। लेकिन यहाँ आपको n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड होता है, भुजा होता है कि कितने भुजा हैं, उसमें भुजाएं हैं। तो 20 विकर्ण और n का वैल्यू आपसे निकालना है n माइनस 3/2। तो ऑप्शन रख के करना ज्यादा आसान होगा। मैं इसको कर देता हूँ 40 इज इक्वल टू n माइनस 3, ठीक है, ये n लिखा हुआ है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, मतलब का टाइम लगेगा। आप देखें कि कौन सा आंसर हो सकता है। 5 माइनस 2, 5 में 3 घटेगा 2, तो 10 हो जाएगा, 40 कभी नहीं होगा। 6 इंटू 3, 6 18 होगा। 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 40, ये दिख रहा है। और बाकी डी नंबर भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि 10 इंटू 7 70 हो जाता है, 40 नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। फॉर्मूला आप याद रखेंगे, आसानी से हो जाएगा। बोला कि जग्गू एक लकड़ी की कुर्सी 3 दिन में बना सकता है। तो एक जग्गू है, साहब है जग्गू कितने दिन में बना रहा है, 3 दिन में। और एक रब्बू है, रब्बू कितने दिन में बना रहा है। तो टोटल काम अगर हम निकालेंगे, टोटल वर्क हमारा क्या आएगा, टोटल वर्क। तो आप लोग जानते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 यूनिट आएगा। ये इसका एफिशिएंसी होगा, यानी कि एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, 3 दिन में 12 यूनिट करेगा। और ये कितना करेगा, 3। इसको डिवाइड करते हैं और ये आता है। तो हमें पता चल गया कि जग्गू जो है 4 यूनिट डेली काम करता है और रब्बू 3 यूनिट काम करता है, और टोटल वर्क 12 यूनिट है। तो 7 यूनिट, तो हमको पता है कि इतना काम करने में इसको कितना टाइम लगेगा दोनों को। तो जग्गू और रब्बू दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा, 12/7। तो 12/7 ये दोनों मिलकर लगेगा। लेकिन काम 12 नहीं है बल्कि 24 है, तो इसको हम लोग 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना है, 14 है। 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। 24 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि इसका वैल्यू आप निकालिए, 297 इंटू 303। क्या आप इसको
मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे मेरे भाई? नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको देखना है दोनों में क्या रिलेशन है। ये 300 माइनस 3 है, 300 माइनस 3, और ये 300 प्लस 3 है। तो अगर आप ध्यान से अगर देखें तो ये एक अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूले पे बनता हुआ हमें दिख रहा है। ये वाला टर्म लिखा हुआ है तो इस टाइप का हम लिख सकते हैं, 3 इसका स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि ये कितना होगा 9, 1 2 3 4 माइनस 9, यानी कि जो भी घटेगा ये देखें इतना आ सकता है क्या? हाँ, यही आ सकता है। इसमें 9 जोड़ेंगे तो 90,000 के आसपास पहुंच जाएगा। बाकी इसमें नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, तो आपका ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें 9 जोड़ेंगे तो सारा चीज ऐड होके हम ऑप्शन से कर लेंगे, बाकी आप घटाना चाहेंगे तब भी आपका आंसर यही आएगा। अब बोला गया दिए गए व्यंजक काफी आसान है, बच्चा बच्चा कर देगा 13। पहले डिवाइड का काम करते हैं, तो 4 तिया 12 कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 6, 6 में से 13 जाएगा तो 7, 7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन में पूछे रेलवे ने, लेकिन आपको सब क्वेश्चन देख के जाना है ताकि एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ इस तरह के आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बोला कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए जिसकी लंबाई, जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई दी गई है। बेलन का जब भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है, अब बेलन समझे कैसा होता है, थोड़ा मैं बेसिक बता देता हूँ आपको। ये बेलन रहा हमारा, ठीक है, ये बेलन है। बेलन का जब भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले तो आपको समझना है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल चारों साइड और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर और नीचे का सम होता है। तो आप देखेंगे कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालना हो तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है, पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल आप बताएंगे क्या होता है, 2 पाई एच, और साथ ही साथ एक ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल जुड़ जाता है, 2 पाई r² भी इसके साथ ऐड होता है, टोटल पाई। लेकिन आप याद क्या रखेंगे, 2 पाई r h प्लस r, मैंने क्या किया 2 पाई r कॉमन ले लिया, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो बस आपको याद क्या रखना है मेरे भाई, आपको याद यही रखना है कि इसका जो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये आपका बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, नीचे वाला आप याद रखेंगे। अब आपसे पूछा है तो आप तो कोई भी बना देगा, ठीक है। तो 2 क्या है, सारा आंसर पाई में लिखा है तो पाई का पाई ही रह देते हैं। आर कितना दिया है 7, और ये 12 7 19 हो जाएगा, 19 7 33 से 133 इंटू 2 कितना हो जाएगा 26 266 पाई, आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि आपका एलसीएम निकालना है, इसका क्या है 17 नंबर क्वेश्चन, 24 42 और 56 का एलसीएम। तो आपको पता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इन सब का को डिवाइड कर सकेगा, यानी कि इन सब से डिवाइड होना चाहिए, आपको ये ऑप्शन है। ठीक है, तो किस तरीके से आप करेंगे, तो या तो आप ऑप्शन से दिमाग लगाएं, लेकिन आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं। 42 है, 24 है, 42 है और 56 है। पहले मैं 2 से कर लेता हूँ, तो 2 6 12, ये 21 और ये 28, इसमें भी 7 दिख रहा है, इसमें भी 7, तो ये 7 रख लेते हैं, 12 3 और ये 4, फिर 3 से जा रहा है तो 3, ये 4 हो गया, ये हो गया, और ये 4 हो गया। अब दोनों में 4 दिख रहा है तो 4 1 1 1, 14 या 42, 42 गुना 4 कितना हो जाएगा 168, आपका करेक्ट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, छोटे छोटे बच्चे करते हैं इसको। संजय अपनी कुल आय का 20% घर के किराए पर और शेष का 70% घर के व्यय पर खर्च करता है, तो वह 81 मतलब 1800 रुपये बचाता है, तो उसकी कुल आय क्या है। मानते हैं हम लोग उसकी कुल आय एक्स है, ठीक है, वो अपने 20% किराए पर खर्च करता है, तो बच कितना जा रहा होगा 80%, ठीक है, 80% को 100 लिख सकते हैं हम लोग। और बोला कि 70% घर के खर्च पर व्यय करता है, तो वो बचा कितना लेता होगा 30%, यानी कि इस अमाउंट का 30% बचाता होगा, 30/100 हम लोग, और इसी का वैल्यू कितना दिया है 1800 दिया है। मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख सकता था, 0 से 0 चला गया, 0 से 0 चला गया, और ये 3 6 18 600, और ये यहाँ पर 100 4, ये 4 दिख रहा है, 4 दूनी 8, और यहाँ 100 हो जाएगा, तो ये 0 कट के 25 बार में 25 चौका 100 हो जाएगा, ठीक है, और ये 300, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा 2500 × 3 7500 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बस आप किस तरह से काटा पीटी करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं एक लाइन में ही करता हूँ।
अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में आंकड़ों का बहुलक निकालें। तो बहुलक निकालने के लिए अगर बहुलक 7 दिया हो तो k का मान आपसे पूछा है, तो k का मान आप चाहेंगे कि 7 ही हो तो ज्यादा अच्छा है। तो इसका वैल्यू क्या है, इस ये वाला टर्म भी अगर हमारा 7 होता तो बहुलक हम इजीली कहते हैं कि 7 है, तो इसका वैल्यू ही क्या है, 7 है। तो ये एक इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 2k का वैल्यू 6 होगा और k का वैल्यू कितना होगा, 3। तो अगला क्वेश्चन है कि एक गोताखोर स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चलाता है तो 50 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल जाने में दुगुना समय लगता है, तो प्रतिकूल गोताखोर की चाल क्या है। जब भी आपको डिस्टेंस कांस्टेंट हो, दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल ही है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो जो हमारा स्पीड है, स्पीड इसका रेशियो कितना है, ये स्पीड का रेशियो आपको दिया है, कितना दिया है, 3 रुपये धारा के, आपको बोला कि टाइम दोगुना लगता है, तो टाइम क्या है, पहले टाइम, एक को 1 लग रहा है, दूसरे को 2 लग रहा है, टाइम क्या लग रहा है, एक को 1 लग रहा है, दूसरे को 2, तो स्पीड क्या होगा, 2:1। तो हम यही चीज का ध्यान रखेंगे कि 3, देखिए गोताखोर की स्पीड कितनी है, 3, और जो धारा होगा, धारा का भी कुछ स्पीड होगा। जैसे मान के चलिए कोई भी गोताखोर, पानी इधर से अगर इधर बह रहा है और ये इधर से इधर जाता है, तो उसके साथ स्पीड धारा का उसमें ऐड हो जाता है। तो मान के चलते हैं धारा एक्स रहा होगा, और फिर जो आदमी है इसकी स्पीड 3 है और धारा का स्पीड एक्स रहा होगा, तो धारा के विपरीत ये रहा होगा, धारा के तो 2 वाला ऊपर होगा, 1 वाला नीचे। 2 वाला ऊपर क्यों होगा, क्योंकि 3+1 ज्यादा होता है, तो 2 को हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे क्या होगा, 3+x और ये 6-2x, इस साइड से आएगा तो क्या होगा, ये इस साइड से आएगा तो -3, तो -3x, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू हमारा 1 आ जाएगा। यानी कि हमें पता चल गया कि धारा का गति 1 किलोमीटर है, और आपसे पूछा क्या है, धारा के प्रतिकूल गोताखोर की चाल क्या है, ठीक है। धारा के प्रतिकूल तो वो जो है गोताखोर, उसकी स्पीड कितनी है, 3, और धारा का स्पीड 1 है, तो विपरीत जब चलेगा तो उसमें माइनस हो जाएगा, यानी कि ये वाला टर्म आपसे पूछा है -1, तो क्या हो जाएगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए थे, पहले इससे 25 वाली शिफ्ट में, उसमें आपसे धारा के अनुकूल पूछा था, तो जिसका आंसर 4 था, मुझे याद है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर करके जाते हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो आपका अगर यहाँ तक आप देखते आए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारे चैनल पे आने वाले टाइम में आपको चैप्टर वाइज भी क्वेश्चंस मिलेंगे, ताकि आपका प्रिपरेशन बेहतर ढंग से हो सके। और हम उसमें पूरा प्रीवियस ईयर अब तक रेलवे ने जितने भी क्वेश्चन पूछे वो सारे इंक्लूड करने वाले हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।